हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां मैं रेगुलर अपडेट्स डालती हूँ। और आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स लॉन्च करी है, जहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं अपने पास। किस तरह से, जैसे 9 और 9C कैसे भरनी है, नोटिस के रिवर्ट्स कैसे देने हैं, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो मैकेनिज्म है, कैसे रिटर्न्स के टाइम पे उसको ध्यान रखना है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि अब जब टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा है तो ये टैक्स ऑडिट में ना एक क्लॉज नंबर 44 इस बारी से एप्लीकेबल हुआ है। ये क्या क्लॉज है, क्या इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, कैसे हमें इसको इंप्लीमेंट करना है, आज पूरी वीडियो हम इसी पे लगाने वाले हैं इसको डिस्कशन में कि किस तरह से हमें ये क्लॉज को ध्यान में रखना है टैक्स ऑडिट के टाइम पे। चाहे वो क्लाइंट हो यानी आप बिजनेस पर्सन हो, आपको किस तरह से डिटेल्स मेंटेन करनी है, या फिर आप एक प्रोफेशनल सीए हो जो टैक्स ऑडिट कर रहा है अपने क्लाइंट का, तो उसमें आपको अपनी रिपोर्टिंग में क्या इंश्योर करना है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब दोस्तों हमने क्या किया, आईसीआई का गाइडेंस नोट लिया, जिन्होंने इसमें बहुत क्लैरिटी से काफी चीजें बता रखी हैं। क्या क्या बातें बता रखी हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना और किस तरह से ध्यान देना है। तो पहली चीज तो हमें क्लॉज नंबर 44 समझ आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ये बात कर रहा है ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटिटीज विच इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। आपने देखा होगा दोस्तों, जीएसटीआर 9C जो पहले जीएसटी ऑडिट होता था और बाद में अब सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट हो गया, वहां पे भी ना एक टेबल हमें यही बात बोलता था कि एक्सपेंस की बाइफर्केशन दो। तो कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए, यहां पे भी इन्होंने क्या कहा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में आपने कितना खर्चा किया। दूसरा, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज विच इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी, यानी ऐसी परचेजेस, ऐसा खर्चा आपने किया जो सामने वाले, जिससे भी आपने वो परचेज किया, जहां पे भी आपने खर्चा, वो व्यक्ति रजिस्टर्ड था। उसके बाद तीसरी चीज क्या कहता है, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी ऐसी एंटिटीज जो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, यानी अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ जो आपने खर्चा किया, वो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 7 में डालना है। अब बात ये आएगी कि क्या अब ये इसके अंदर जो है टेबल नंबर 3, 4, 5, 6 ये कैसे भरने हैं, कैसे नहीं भरने। तो दोस्तों पहली चीज जहां हमने ये देखी कि रजिस्टर्ड एंटिटीज और अनरजिस्टर्ड एंटिटीज की वो बात कर रहे हैं, तो अब आप देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, यानी आपने ऐसी एंटिटी से परचेज किया जो रजिस्टर्ड तो है, पर जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया या जो सर्विसेज आपने ली वो एग्जेम्प्ट थी, तो वो डिटेल्स कहां आ जाएंगी, टेबल नंबर 3 में। फिर आता है ऐसी एंटिटीज जिनसे आपने परचेज किया जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, तो वो आपकी आ जाएगी टेबल नंबर 4 में। ध्यान दीजिए दोस्तों, टेबल नंबर 3.2 जो आपके जीएसटीआर 3B में भरते हो, वो आपकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछता है, यानी अगर आपने कोई भी ऐसी सप्लाई करी है कॉम्पोजिशन डीलर को या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर एक यूआईएन जो स्पेशल स्टेटस होल्डर्स हैं उनको करी है, तो वो वही कहीं ना कहीं वो डिटेल्स, कॉम्पोजिशन की डिटेल्स आपसे यहाँ पे टेबल नंबर 4 में भी मांगी जा रही है। और उधर भी टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो टेबल अगर आप फिल नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी आ जाती है। अब रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, यानी बाकी जो नॉर्मल खर्चे हैं जो रजिस्टर्ड एंटिटी से आपने लिए, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब टोटल पेमेंट टू द रजिस्टर्ड एंटिटीज, अब ये पेमेंट का मतलब क्या है, जो आपने पे कर दिया है वो, या अगर आपको पेएबल भी है तो वो भी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो जी दोनों ही चीजें इंक्लूड होने वाली, कहां और कैसे लिखा है वो सारी बातें हम आपको भी बताने वाले हैं। अब दोस्तों ध्यान क्या देना है आपको कि टेबल नंबर 3 + 4 + 5 का टोटल जो है, यानी इन तीनों टेबल का टोटल जो है वो टेबल नंबर 6 होना चाहिए, और टेबल 6 + 7 का टोटल होना चाहिए टेबल नंबर 2 में। ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी टेबल 2 जो टोटल खर्चा है, इट विल बी अ सम ऑफ टेबल नंबर 6 जो टोटल पेमेंट है प्लस
जो आपके अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ एक्सपेंडिचर है वो आना चाहिए, और टेबल 6 किसका टोटल आ जाएगा, वो इन तीनों चीजों का टोटल आ जाएगा, यानी जो आपने एग्जाम सप्लाई, जो आपने एग्जाम परचेज की है, प्लस जो कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर से लिया है, प्लस जो बाकी सारा जो एक्सपेंस किया है रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ, वो आपकी डिटेल आ जाएगी टेबल नंबर 6 में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे ये ब्रेकअप मांगा गया है, सेम वेज अगर मैं आपको जीएसटीआर 9C के ऑफलाइन टूल में लेके जाती हूँ, पॉइंट नंबर 4 में रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल 14 में देखिए, इन्होंने क्लियरली अलग अलग हेड्स दिए हुए थे। हेड्स के अंदर उन्होंने पूछा कि कितना आईटीसी बनता था और कितना आपका एलिजिबल आईटीसी है, पर फिलहाल आपकी 9C में ये ऑप्शनल है। बट दोस्तों जिस तरह की ये अब डिस्क्लोजर्स आपके 9 बेसिकली टैक्स ऑडिट में मांग रहे हैं, तो उससे बहुत क्लियरली ये कहा जा सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये टेबल भी आपके लिए कंपलसरी हो जाए। ऑलरेडी मैं अपनी 9C के जो चेंजेस हैं मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पास, यहाँ पे जो 9C फाइल कैसे करनी है उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो सारे मैं बता चुकी हूँ। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप ये वाली डिटेल्स और तरीके से बनाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये 9C में भी कंपलसरी हो जाएंगी। बिकॉज आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल तो कंपलसरी हो ही गई, अब धीरे धीरे वो इनवर्ड की भी कंपलसरी कर देंगे। अब वापस आते हैं गाइडेंस नोट पे। गाइडेंस नोट में सिंपल सी बात क्या कहते हैं कि क्या अब ये हेडवाइज एक्सपेंडिचर आपको बताने हैं या टोटल एक फुल एक अमाउंट आप बता सकते हैं, दैट्स इट। तो जिस हिसाब से बताया गया है, आपसे हेड वाइज या नेचर वाइज एक्सपेंस नहीं मांगा गया है, आप चाहो तो टोटल भी एक्सपेंस डाल सकते हो। फिर उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन क्या आता है मैम पीएनएल में तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आती है, अब उसको कैसे क्लासिफाई करें, या डिडक्शन फॉर बैड डेट्स आता है उसको कैसे करें। तो दीज आर नॉट एक्सपेंसेस, दे शुड नॉट बी रिपोर्टेड अंडर एनी ऑफ दीज क्लॉसेस, यानी इस तरह के खर्चों को यहाँ डालना ही नहीं है हमें। दूसरा मेजर खर्चा सैलरी, हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, क्या वो इधर आएगा, जी नहीं। शेड्यूल 3 क्या कहता है कि वो तो सप्लाई नहीं है, जब वो सप्लाई ही नहीं है तो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज नीड नॉट बी रिपोर्टेड इन कॉलम नंबर 3 to 7, यानी इन्हें डालना ही नहीं है। जब 3 to 7 में नहीं डालना तो उसके टोटल में जो सेकंड कॉलम आता है यानी ये वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें तो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। मूविंग फर्दर, अब आपसे क्या चीज मांगी गई है, टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर्ड एंटिटीज, और फिर साथ में जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज है उनके रिगार्ड में। अब जो आपके पास कैटेगरी बी, बेसिकली अगर हम इसको कॉलम वाइज डिवाइड करें, मानिए सीरियल नंबर ए कॉलम हो गया ये टेबल में, ये बी कॉलम हो गया, ये जो रजिस्टर्ड एंटिटी का ये सी कॉलम है, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का डी कॉलम है। तो सी कॉलम के ऑलरेडी आगे 4 पार्ट्स हो जाते हैं, जहां पे हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में दोस्तों आपका नील रेटेड भी इंक्लूड होता है, एग्जेम्प्ट भी इंक्लूड होता है, और नॉन जीएसटी सप्लाईज भी इंक्लूड होते हैं। यानी अगर आपने पेट्रोल का एक्सपेंस किया है, आपने पेट्रोल लिया है, तो वो वाला खर्चा आपका यहाँ पे डलेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड वो जहां से भी आपने पेट्रोल डलवाया वो रजिस्टर्ड हो, उनके आपको स्लिप्स में, आपको इनवॉइसेस में आपको मिल जाएगी ये चीजें। तो इन्होंने क्लियरली एग्जेम्प्ट सप्लाईज की डिटेल्स, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर उसकी डेफिनेशन बताई है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपका जो निल रेट है, जो होलली एग्जेम्प्ट है, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस की बात करता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास ये कॉम्पोजिशन डीलर का जो क्वेश्चन आता था कि जो कॉलम सी में हमसे ये बोलता है कि हमने ऐसे एक्सपेंडिचर करे हैं जिन सप्लायर्स से किया है, जिनसे हमने एक एक्सपेंडिचर किया है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में थे। तो कॉम्पोजिशन डीलर्स, तो पहली चीज वो तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते अपने इनवॉइस में, सेकेंडली वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आपको ध्यान क्या देना है। थर्ड थिंग, they will not be issuing a tax invoice, rather they will be issuing only a bill of supply, and they should have mentioned the same कि वो एक composition dealer है in their invoices, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है क्या, यानी रजिस्टर्ड डीलर से जो बाकी के एक्सपेंडिचर्स है वो आप डालेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, इन केस ऑफ द इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट विच आर ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जैसे कि हमेशा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आई बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं अगर सीए कंसल्टेंसी देती हूँ और मैं ऐसे में कार परचेस करती हूँ तो मुझे इनपुट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमने अगर कार परचेस करी तो हम नॉर्मल उसको एक्सपेंस बुक करके छोड़ देते हैं, हम उस पर्टिकुलर वेंडर की जीएसटी डिटेल्स वगैरह नहीं डालते। तो इट इज ऑलवेज बेटर
फर्स्ट स्टेज पे ही अब ये क्लाइंट्स के लिए आपको ध्यान देना है, या अकाउंटिंग स्टाफ इस बात का ध्यान दे कि आपको उस पर्टिकुलर एंटिटी से जिससे आपने कार लिया उसका भी आपको जीएसटी नंबर डालना है। आप स्पेसिफाई करो कि भाई ये वाला इनपुट मेरे लिए एलिजिबल नहीं है, रादर देन कि सिंपली उसको परचेज में आप दिखा दो, चाहे वो कैपिटल एसेट की कैसी भी हो। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपेंडिचर्स आप लिख रहे हैं ना सारे इसमें क्लॉज 44 में, आपको ध्यान क्या देना है, इसमें खाली रेवेन्यू नेचर के नहीं, कैपिटल नेचर के भी एक्सपेंसेस आने चाहिए। मूविंग फर्दर, जो मैंने आपसे टोटल की बात करी थी, द टोटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर्ड एंटिटीज, दैट इज सम टोटल ऑफ 3, 4 and 5 column, it should be reported in 6, and 6 plus 7 का टोटल it should be tallied with column number 2। ये ध्यान दीजिएगा। और एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ही चीजें आपको लेनी है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको रिलेट करना है। एक ये काम हो सकता है कि या तो यू बीइंग एन ऑडिटर आप खुद ही ये काम करो, बट दोस्तों हमेशा हम जानते हैं कि फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि इस तरह से आप पहले से ही डेटा मेंटेन करके रखिए ताकि आपको रिपोर्टिंग इजी हो जाए। सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन, the tax auditor he needs to obtain from the assessee the required details in the below tabular format। यानी आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो भाई इस तरह की डिटेल्स दे दो आप पहले ही। अगर क्लाइंट मना करता है और कहता है ये आप ही कीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी फीस रेज कर सकते हैं। अब देखिए एक्सपेंडिचर हेड पूछ लो, किस नेचर में, नेम ऑफ द एंटिटी टू whom the payment is made, क्या जीएसटी नेचर है उसका, वैल्यू डेबिटेड टू द एक्सपेंडिचर अकाउंट, वैल्यू फॉर विच आईटीसी इज बीइंग टेकन, कितना आपने अमाउंट पे कर दिया, अगर नील जीएसटी तो क्या है, और जनरल रिमार्क्स इफ एनी। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आप क्लाइंट को दे दीजिए कि भाई ये भर लो। बट नोइंग द फैक्ट कि आज जहां पे हम खड़े हैं 15 सितंबर पे, हम लोग सारी डिटेल्स इस तरह से क्लाइंट से नहीं मांग सकते, बिकॉज मिड ऑफ द सितंबर पे तो हम आ ही चुके हैं, हार्डली 15 डेज लेफ्ट। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशंस या फिर आप कमेंट्स मार्क कर सकते हैं। देन if assessee is not in a position to give the details as required in clause number 44, an appropriate disclosure disclaimer can be made by the auditor in his form 3CA or CB, that is tax audit में वो दे सकता है। Where the assessee has provided the reason for not being able to provide the details, the same may be reported if found appropriate। अब क्वेश्चन देखिए कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे। नॉर्मली आप देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आपका इस तरह से हो जाएगा, जो आपने ये परचेज करी है तो आप इसको बाइफरकेट करोगे कि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसको टेबल में आप बांटेंगे। कहां कहां पे बांटने वाले हैं आप इन परचेजेस को, कि भाई अगर ये मेरी रजिस्टर्ड परचेजेस है, देखिए यहाँ पे, तो मैं इसको कॉलम 5 में डालूंगी, और इसमें से कुछ अगर अनरजिस्टर्ड से है तो कॉलम नंबर 7 में डालूंगी मैं। फिर मूविंग फर्दर, आपकी सैलरी वाला ये तो डलेगा ही नहीं, तो इसको हम रेड मार्क कर देते हैं क्योंकि ये तो जाना ही नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, जी हाँ बिल्कुल जाएगा, इसमें जो भी आपका रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कॉम्पोजिशन डीलर से है वो आप ले सकते हो। सेम वे पेट्रोल का एक्सपेंसेस भी आपका जाएगा, कौन से कॉलम में जाएगा, कॉलम नंबर 3 में जाएगा, ये वाले कॉलम में, यहाँ पे जहां पे एग्जेम्प्ट वाली डिटेल्स है। फिर डेप्रिसिएशन जी नहीं जाएगा, क्लियर कट मना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकॉर्डिंगली आप डालोगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली आप स्पेसिफाई करोगे। सेम वेज बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड बैंक चार्जेस एक्सेट्रा, सारी चीजें आपका रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पीएल और पीएल अकाउंट को लेके बैठिए, ट्रेडिंग पीएनएल को आप हाईलाइट कर लीजिए, उसको पे फिर आप बाइफरकेट कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट नोइंग द फैक्ट कि अब इतना डिले ऑलरेडी हो चुका है नहीं प्रोवाइड करा, तो जो भी उसने रीजंस दिए अगर वो जस्टिफाइड आप मेंशन कीजिए, नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप अपने रिमार्क्स या डिस्क्लेमर डाल सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जो क्लॉज नंबर 44 है अब आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंसर्न है डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, वी विल बी टेकिंग अप ऑल दोस डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।